Good morning, everybody. I am Rajkumar, बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम एक ऐसी ग्रंथि के बारे में जानकारी करेंगे, उसकी पूरी स्टडी करेंगे, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको? देखिए, उसके फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। वो ये मानिए पूरे शरीर को, जो अंग वगैरह हैं, उन सब को कंट्रोल वही करती है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए, ये पहले तो इसकी स्थिति कहाँ होती है ये जानकारी लीजिए। तो ये आप देख रहे हो, ये मनुष्य का ब्रेन है, ब्रेन में होती है। और ये पोर्शन जो अग्र मस्तिष्क कहलाता है, फोर ब्रेन, और ये हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क कहलाता है। इसमें ये जो हाइपोथैलेमस है, ये देखिए हाइपोथैलेमस, इससे जुड़ी होती है ये वाली ग्रंथि। मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है। इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। वैसे कई लोग इसको सबसे छोटी ग्रंथि बताते हैं शरीर की, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है, जो चावल के दाने के बराबर होती है। ये इस जगह पे स्थित होती है, ये जो आप देख रहे हो। चलिए अब इसके बारे में शुरू करते हैं अपन। देखिए, पीयूष ग्रंथि जो है मोटे तौर पर मानव खोपड़ी के केंद्र में स्थित होती है। ये मस्तिष्क के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे और हमारी नाक के पुल के पीछे रहता है, एकदम नाक के सीधे पीछे। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि दो खंडों में विभाजित होती है, यानी कि ये दो लोब में विभाजित होती है। दो लोब होते हैं, पहले को अग्र खंड या एंटीरियर लोब बोलते हैं और दूसरे को पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। कहा जाता है इन दोनों को एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इन दोनों खंडों की संरचना जो है, उन कार्यों में अंतर है। तो एंटीरियर लोब जो होता है उसको तो एडेनो हाइपोफाइसिस, ध्यान रखना, ये याद भी रखना, एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस, नर्व से याद रखना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यानी कि आगे का जो खंड है वो एडेनो हाइपोफाइसिस होता है और पीछे का जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, यानी कि अग्रखंड, उपकला कोशिकाओं का समूह है जो रक्त चैनलों से विभाजित होता है। इसके विपरीत जो पीछे का खंड है, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, मस्तिष्क से संबंधित होता है। यानी कि ये सीधा तंत्रिकाओं के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है और तंत्रिका तंत्र से निर्मित होता है एवं प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, ये बताया मैंने। अग्रखंड और पक्षखंड, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, अलग अलग हार्मोन्स का स्राव करते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी हैं। ये देखिए आप, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये तो ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये वाला। तो इससे देखिए इसका पोस्टीरियर लोब जुड़ा होता है और ये एंटीरियर लोब है। ठीक, अब देखिए एंटीरियर लोब जो है, पहले इसकी बात करते हैं। ये देखिए एंटीरियर लोब, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला तो है जो ये यहाँ नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस, ऊपर से जो जुड़ता है ये। और ये जो पोर्शन है ये पार्स इंटरमीडिया कहलाता है और ये जो मेन बॉडी है ये पार्स डिस्टेलिस कहलाती है। इसी प्रकार वो तो एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के बारे में देखिए, दो पोर्शन है इसके। एक तो इनफंडिबुलर स्टाक जो ये वाला, और एक पार्स नर्वोसा, ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए, अब ये ध्यान रखिए। इसके बाद
अब इसकी स्ट्रक्चर, पीयूष ग्रंथि की संरचना, ये मटर के दाने के समान होती है। मैंने शुरू में ही बताया। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, पहले इसके बारे में जानते हैं, जो अग्रखंड या अग्रपाली कहलाती है। यह पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली है, 3 भागों से मिलकर बनती है। पहले डायग्राम में भी समझाया मैंने, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी नाम सुने होंगे। ग्रोथ हार्मोन्स, जो वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है, ये शरीर की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस से ये 6 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। अब देखिए इसमें सारे हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स, ये पार्स ट्यूबरेलिस जो है उससे सीक्रेट होता है। इसको मोनोटोट्रोपिन भी बोलते हैं। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता है, उसका नियमन करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, देखिए मुख्य बात, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिकाओं के द्वारा अमीनो अम्ल के उपयोग को बढ़ाता है। समसूत्री विभाजन को बढ़ाकर कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों में वृद्धि होती है। वृद्धि हार्मोन्स जब ज़्यादा सीक्रेट हो, ज़्यादा बनने लगे, तो उससे विकार भी पैदा होते हैं, जिसको महाकायता बोलते हैं। देखिए बाल्यावस्था या वृद्धि काल में जब शरीर वृद्धि कर रहा होता है तो वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित होता है, तो मांसपेशियां और अस्थियां अधिक वृद्धि करती हैं, जिससे शरीर की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, जिसको गिगेनेटिज्म या महाकायता बोलते हैं। ये एक प्रकार से इसका दोष मान लो। अग्रातिकायता, एक्रोमेगली, जब वयस्क अवस्था में वृद्धि काल के बाद जब शरीर की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि हार्मोन्स अधिक स्रावित होता है, तो पैरों की अस्थियां और जबड़े बहुत अधिक वृद्धि करने लगते हैं, पैरों की और जबड़े की। और कशेरुक दंड भी अधिक वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, कुबड़ा आगे की ओर झुकना, और इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार के विकार हैं। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से, वो तो अधिक स्राव से अब कम स्रावित होता है, तो बोनापन, बहुत से लोगों को देखा होगा बोने रह जाते हैं। यह बाल्यकाल में या वृद्धि काल में यदि वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो है कम सीक्रेट होता है, कम स्रावित होता है, तो मांसपेशियां और अस्थियां वृद्धि नहीं करती, जिससे व्यक्ति बोना रह जाता है। तो इसको ड्वार्फिज्म या बोनापन कहते हैं। अब चलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। यह पार्स ट्यूबरेलिस से स्रावित होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है, पार्स ट्यूबरेलिस से, और ग्लाइकोप्रोटीन है। यह थायराइड ग्रंथि पर कार्य करके थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकालने को प्रेरित करता है, हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, यह हार्मोन्स एडिनल ग्रंथि के पोर्टेक्स भाग पर कार्य करता है और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के स्रावण को बढ़ाता है। यानी कि उससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है एडिनल ग्रंथि से, एडिनेलिन हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो उसके बारे में पढ़ोगे तब ज़्यादा डिटेल में जानोगे, उन सब के मात्रा बढ़ा देता है। अब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल आप जानते हो, ये हार्मोन्स मादा में, अंडाशय में पुट्टिकाएँ जो होती हैं, अंडाशय में फॉलिकल जो बनते हैं, उनकी वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि उनकी वृद्धि ज़्यादा करता है, तथा नर में सर्टोली सेल जो होती हैं उनके ऊपर कार्य करके शुक्राणुओं के पोषण और निर्माण को प्रेरित करता है। आप जानते हो सर, मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा आपने
स्पर्मेटोजेनेसिस का जो है शुक्राणुजन का, उसमें या स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है उसमें सर्टोली सेल्स होती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल में तो अंडाशय में जो फॉलिकल बनते हैं ओवरी में उनको प्रेरित करता है, और मेल में सर्टोली सेल्स जो हैं उनको एक्टिव रखता है, उन पे कार्य करता है, जिससे शुक्राणुओं को पोषण मिल सके। अब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LH हार्मोन्स। ये मादा में कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम आप जानते हो, जब ओवम बाहर निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल फटके, तो जो स्ट्रक्चर बचती है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। उसके निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि ओवुलेशन के लिए। और नर में लीडिंग सेल्स जो होती हैं उन पर कार्य करके एंड्रोजन हार्मोन्स उसको सीक्रेट करता है, उसको बढ़ाता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, नाम से ही जाहिर है, यह हार्मोन्स गर्भावस्था के बाद सीक्रेट होता है, और यह स्तन ग्रंथियों पर कार्य करके दूध के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि महिलाओं में दुग्ध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कंपटीशन में भी, ध्यान रखना। अब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, MSH। यह इंटरमीडिएट हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के पार्श्व इंटरमीडिया भाग से स्रावित होता है। यह मेलानिन के विकिरण द्वारा क्यूटेनिकर्त वर्गीकरण को उद्दीपित करता है, यानी कि मेलेनिन पिगमेंट से आप समझ गए होंगे, स्किन में होता है। यह त्वचा की मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं पर कार्य करता है, और मेलेनिन पिगमेंट जो होता है उसके निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे अगर ज़्यादा मेलेनिन पिगमेंट बनेगा तो त्वचा का रंग गहरा होगा, अगर कम बनता है तो त्वचा का रंग साफ और हल्का होगा, यानी कि गोरापन होगा। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये जो दूसरी पाली है पोस्टीरियर, उसमें भी 3 भाग होते हैं, इन्फेंटिबुलम, पार्स नर्वोसा और मध्य एमिनेशन। तो अब देखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस से केवल 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो वेजोप्रेसिन है ये वाला, और एक ऑक्सीटोसिन है। तो इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर में जल की कमी होने पर, जब पानी की कमी हो जाती है तो नेफ्रॉन के वरक नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ा देता है। जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, जो जिनको छलनी मान लो, छाड़ते हैं ब्लड को, इसमें उत्सर्जन वाला जो वीडियो था उसमें देखा होगा आपने, नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से समझाया है। तो नेफ्रॉन की जो वर्क नलिकाएँ होती हैं उनमें जल के पुनरावशोषण, जल को वापस सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे मूत्र के साथ जल का निष्कासन कम होता है। इसकी कमी होने पर मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर वेजोप्रेसिन सीक्रेट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो मूत्र में पानी की जो है या जल की मात्रा वो बढ़ जाती है, वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ इंसिपिड्स हो जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स। अब मैं बीच में एक बार थोड़ा से हार्मोन्स के बारे में वापस बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो है ये एंटीरियर लोब आपको दिख रहा है, लेकिन इस डायग्राम में पोस्टीरियर लोब जो है, ये पोस्टीरियर लोब, इससे जो सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स उनके बारे में बताया गया है। ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, जिसको ADH के नाम से दिखाया गया है। और दूसरा एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, उससे देखिए 6 हार्मोन्स जो हैं, TSH जो थायराइड ग्रंथि के लिए उत्तरदायी है, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स वगैरह बनाने सीक्रेट करने के लिए। ACTH ये एडिनल ग्रंथि के लिए। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स टेस्टिस और ओवरी पर काम करता है। ग्रोथ हार्मोन्स वृद्धि के लिए है, शरीर की वृद्धि करता है, उसको कंट्रोल करता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, दुग्ध स्रावण के लिए, दुग्ध के निर्माण के लिए। और ये एंडोर्फिन्स जो है, ये पेन रिसेप्टर्स इन ब्रेन
ब्रेन के ऊपर जो दर्द वगैरह होते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं पहचानने में, उन पे काम करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब देखिए ऑक्सीटोसिन, वेजोप्रेसिन के बारे में पढ़ लिया। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी बोलते हैं, लव हार्मोन्स। और पिटोसिन भी बोलते हैं। यह हार्मोन प्रसव के दौरान, डिलीवरी जब होती है, गर्भाशय के मायोमेट्रियम में संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है। यानी कि महिलाओं में जब प्रसव होना होता है, डिलीवरी होनी होती है, उस समय दर्द शुरू करता है, जिससे उसे महसूस होता है पीड़ा हो रही है दर्द की। और ये गर्भ जो है गर्भाशय से बाहर आ जाए, उससे संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन वगैरह होता है, जिससे जो गर्भ है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो गर्भाशय से बाहर आ जाता है। और साथ ही यह स्त्री के स्तन ग्रंथियों पर कार्य करके दूध के निष्कासन को भी प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्रावी हार्मोन्स भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब गाय भैंस दूध नहीं देती हैं तो उनको भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो सामान्य तौर से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं। अब आप अंत में ये देखिए इसकी पूरी स्ट्रक्चर और समझिए, इसी में आप समझ जाओगे सारा। ये देखिए, ये तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। इसका एंटीरियर लोब बड़ा होता है, ये पोस्टीरियर लोब है। अब देखिए, इससे एंटीरियर लोब से जो है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हड्डी दिखाई है, यानी कि वृद्धि वगैरह करता है। दूसरा, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, ये वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो देखो स्तन दिखाया, यानी कि स्तन ग्रंथियों पे काम करता है दुग्ध निर्माण की। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स जो ओवरी पे प्रभाव डालता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये टेस्टिस में तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसको सीक्रेट करने में मदद करता है, और दूसरा ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। और ACTH जो है ये एडिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है, जो अपने हार्मोन सीक्रेट करे। और फिर ये TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। जैसे T3, T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स वगैरह है, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह होती हैं, उन सबको थायरोक्सिन कंट्रोल करता है, जिससे एनर्जी वगैरह पैदा होती है। अब देखिए पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब से वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वेजोप्रेसिन किडनी पे यानी कि नेफ्रॉन पे काम करता है ये, और ऑक्सीटोसिन पहले पढ़ाई आपने। ये देखिए विशेष रूप से जो दूध का निर्माण होता है उसके निष्कासन के लिए होता है, और ये प्रसव पीड़ा वगैरह ये भी इसी से प्रारंभ होती है। तो ये पीयूष ग्रंथि के बारे में आपने जाना, और मैं समझता हूँ इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।